आज के इस क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? प्राचीन काल में महिलाओं का स्थिति। तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति को आप प्राचीन काल के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण टाइम है, उसमें बांट करके बताइएगा। ठीक है, आप बताइएगा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव देखा गया, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखा गया। उतार चढ़ाव कहने का मतलब ये है कि यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं का स्थिति को देखते हैं तो महिलाओं का स्थिति सबसे अच्छी थी। क्यों सबसे अच्छी थी? कैसे हम बताते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी? कौन सी समाज थी? मातृ प्रधान थी। माताओं को सबसे ज्यादा सम्मान यदि किसी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में देखने को मिलता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता। माताओं को सबसे ज्यादा इज्जत दिया जाता था। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये मातृ प्रधान थी, माताओं की बहुत सारी मृग मूर्तियां मिली है ना। पीपल के वृक्ष को पूजा होती थी। मान लीजिए कि एक मूर्ति में है ना गर्भ से जो है सो मतलब पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि माताएं जो होती है वो जननी होती है। माताएं जो होती है वो क्या होती है? जननी होती है। हम लोग पढ़ते हैं जगत जननी माता, सुने हैं कि नहीं? जगत जननी। हम सभी जो आज धरती पर आए हैं वो किनके गर्भ से आए हैं? माताओं के गर्भ से आए। ठीक है, आप इसी प्रकार से ले लीजिए धरती माता। धरती माता, तो धरती माता के गर्भ से बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं कि नहीं? मानव जीवन का जो आहार का साधन है, हम लोग आहार करते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। आखिर ये सारी जो चीजें हैं वो कहां से उपज रहा है? हमारी धरती माता से उपज रहा है। यानी हमारी आहार देने वाली माता है धरती माता। तो धरती माता को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन काल में सबसे अच्छी व्यवस्था महिलाओं का स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। और कहा जाता है, देखिए, जिस समाज में, जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वो घर आगे बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए, हमारे देश का सबसे अच्छा सिविलाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। एक विकसित सभ्यता देखने को मिलता है ना, कितना बढ़िया वहाँ सड़कों का स्थिति था, नगरों का व्यवस्था था, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग रहते थे। क्यों वो सभ्यता इतना डेवलप्ड हुई? क्योंकि वहां पर माताओं को सम्मान दिया जाता था। तो आप ऐसा कर दीजिएगा, प्राचीन काल में महिलाओं का स्थिति में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल दीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं वैदिक काल। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं ऋग्वेदिक काल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यदि हम वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना करें यदि कि भाई वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तो क्या बताएंगे आप? सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी माताओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो आप वैदिक काल को दो भागों में बांट कर दिखिएगा। बोलिएगा कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जैसी नहीं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, माताओं को सम्मान दिया जाता था, है ना। माताओं को एक महत्वपूर्ण चीज माना जाता था, महत्वपूर्ण माना जाता था घर परिवार के लिए।
माताओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि समाज जो था वो मातृ प्रधान नहीं है करके क्या थी, पितृ प्रधान थी। पुरुषों को महत्व दिया जाता था। अब आप बताइएगा कि सर आप क्यों बोल रहे हैं पितृ प्रधान था, कहां से ऐसी प्रमाण मिलती है? तो जो भगवान का जो वे स्तुति करते थे, भगवान का प्रार्थना करते थे ना, उसमें वो बेटी नहीं बोलते थे, पुत्र की कामना करते थे। स्वाभाविक है कि यदि वो बेटी को उतना सम्मान देते तो बेटी मांगना चाहिए था ना भगवान से, लेकिन भगवान से वो क्या मांग रहे हैं? पुत्र की कामना करते हैं, लिखा गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक आपको बताने का प्रयास करता हूं कि समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। वीर पुत्रों, अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को समझना यह है कि आखिर वो वीर पुत्रों को चाहते क्यों? ऋग्वेदिक काल में जो इकोनॉमी का आधार था वो पशुपालन था और गाय को बहुत महत्व माना जाता था, गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। आप कितना धनवान है ये मापदंड आपके पास गाय कितना होता था। जैसे मान लो मेरे पास 100 गाय है और आपके पास 10 गाय है, तो कौन धनवान सबसे ज्यादा होता था? जिसके पास गाय ज्यादा होती थी। और चूंकि गाय जो थी, गो जो थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार था, शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था। इसीलिए गायों को लेकर चोरियां भी होती थी, झगड़ा भी होता था। तो यदि कोई परिवार का वीर पुत्र नहीं होगा तो झगड़ा कैसे करेगा? बात समझिए कि नहीं? तो ऋग्वेद काल में हमें देखने को मिलता है कि समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे। किन पुत्रों की कामना करते थे? वीर पुत्रों की कामना करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, फिर भी स्त्रियों की स्थिति हीन नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति खराब नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा उतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, खराब नहीं थी। वे सभा समितियों में भाग ले सकती थी। बताए थे ना, सभा और समिति होता था राजनीतिक व्यवस्था में, तो सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी। ये बहुत अच्छा था। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। पतियों के साथ यज्ञ में याहुति स्वाहा करते हैं, हवन जो होता है उसमें महिलाएं पति के साथ भी यज्ञ में भाग ले सकती थी, हवन में भाग ले सकती थी, है ना, यहुति दे सकती थी। विपसला, मुदगलानी जैसी महिलाओं ने सूक्तों की भी रचना की। मतलब हमको ऋग्वेद में जानकारी मिलता है कि कुछ पढ़े लिखे महिलाएं भी होती थी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी होती थी। विवाह संस्था कायम हो चुकने के बावजूद बहुपति प्रथा, नियोग प्रथा, विधवा विवाह का आभास मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत दौर में था बहुपति। मतलब क्या समझे इसका मतलब? कि कहने का मतलब ये है कि एक है ना बहुपति प्रथा, एक स्त्री के एक से ज्यादा पतियां भी होती थी, बहुपति। और बहुपत्नी मतलब एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां, है ना। तो यहां पर ऋग्वेदिक काल में बहुपति प्रथा भी मिलता है, नियोग प्रथा, ठीक है, विधवा विवाह। विधवा विवाह मतलब कोई स्त्री के पति मर जाते थे तो विधवा विवाह भी होता था। एवं बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। बाल विवाह मतलब कम उम्र में विवाह हो जाता था। यद्यपि प्रारंभिक वैदिक समाज में कोई भेदभाव
नहीं था, ठीक है। किंतु यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि स्त्रियां सर्वोच्च स्थान एवं सम्मान प्राप्त कर सकती थी। स्त्रियां जो है सर्वोच्च स्थान एवं सम्मान प्राप्त कर सकती थी, जैसे पुरोहित या राजा का। अतः यह प्रतीत होता है कि लिंग के आधार पर कुछ सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो चुके थे। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बताया ना कि यदि हम ऋग्वेद और उत्तरवेद काल का तुलना करें तो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तरवेदी काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। लेकिन यदि हम वैदिक काल की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से करें तो बेहिचक हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल के अपेक्षा जो है स्थिति बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सिंधु घाटी की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यदि हम वैदिक काल की चर्चा करें, ऋग्वेद काल का चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक, बहुत खराब नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी। समझे कि नहीं? क्योंकि समाज में क्या था कि अभी भी जो परिवार होते थे वो भगवान से प्रार्थना किसके लिए करते थे? पुत्र की कामना के लिए, है ना, पुत्र के लिए करते थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं जो थी वो सभा समिति में भाग ले सकती। कुछ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी भी थी, सूक्तों की भी रचना की थी, है ना। और समाज में बहुपति प्रथा था, नियोग प्रथा था, विधवा विवाह देखने को मिलता है ना। लेकिन हम एकदम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा था, क्योंकि हमको कोई राजा देखने को मिलता, कोई राजा महिलाएं बन गई, कोई पुरोहित बन गई, ऐसा तो उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लिए। यदि हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं और खासकर महिलाओं का स्थिति में हम लोग प्रकाश डाले तो महिलाओं का स्थिति में गिरावट आ गया। ऋग्वेद काल में जो कंडीशन था उससे क्या हुआ? गिरावट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्त्रियों का दर्जा, उत्तर वैदिक काल का चर्चा कर रहे हैं, स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिरा एवं पुरुष के नीचे एवं अधीनस्थ माना जाने लगा। मतलब महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा नहीं माना गया, उसको पुरुषों से हमेशा नीचा माना जाता था। समझ गए? किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर मैत्रायणी संहिता में एक संहिता है, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को एक बुराई के रूप में गिनाया गया, स्त्री को एक बुराई के रूप में गिनाया गया। विवाह के अतिरिक्त उनके सारे संस्कार बिना वैदिक मंत्रोच्चारण के होने लगे। बहुपत्नित्व की प्रथा तो निश्चय ही प्रचलित थी। मतलब एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां होती थी। वो कंडीशन अच्छा है कि खराब है? वो कंडीशन खराब है ना। समझ गए? अथर्ववेद की ऋचा से बहुपतित्व और अंतरजातीय विवाह का ज्ञान होता है। बहुत से धार्मिक कृत्य जो पहले पत्नी किया करती थी, बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप या पुरोहित करने लगे, तो महिलाओं का स्थिति में गिरावट हो गया ना। पहले जो काम, जो अधिकार पत्नी को दिया गया था, अब वो काम कौन करने लगा? पुरोहित वर्ग करने लगा। ठीक है, तो महिलाओं का स्थिति में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में गिरावट दर्ज हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इस संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में दो मनोरंजक घटनाओं की चर्चा की गई है। इसमें से एक घटना महान मनीषी आगवल्क से संबंध रखती है। आगवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं अपना यह घर बार छोड़कर वन में जा रहा हूं। एक ऋषि हैं, वो अपने पत्नी को क्या कहते हैं? मैं अपना यह घर बार छोड़कर वन में जा रहा हूं, आओ अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी
और तुम्हारे बीच बंटवारा कर दूं। मतलब कहने का मतलब है, इससे पता चल रहा है कि वो ऋषि के पत्नियां दो थी, कि तुमको मैं जा रहा हूं लेकिन तुम लोग के बीच में हम क्या कर दे रहे हैं, धन का बंटवारा कर दे रहे हैं। मैत्राणी ने कहा, नाथ यदि यह सारा संसार स्वर्ण से भी भरा मेरा हो जाए तो भी बताइए, क्या मैं उसमें अमर हो जाऊंगी? पूरा संसार सोना से भर जाए मेरे, तो क्या मैं अमर हो पाऊंगा? अग्निवल्क ने कहा नहीं। मैत्री ने कहा, तब मैं यह सब लेकर क्या करूंगा? ये सब धन लेकर के हम क्या करूंगी जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त ना हो? अग्निवल्क ने कहा, तू सचमुच मेरे प्रिय है और प्रियवादिनी भी। जाहिर है उपरोक्त घटना प्राचीन भारत में स्त्रियों के उच्च स्थान, उनके शास्त्र ज्ञान और बौद्धिक विकास को स्पष्ट रूप से चित्रण करती। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम हम सरासर बोल दें कि महिलाओं का कंडीशन खराब था। यदि महिलाओं का कंडीशन खराब था तो इतना बड़ा ऋषि अपनी पत्नी से कितना बढ़िया बात करते हैं, और उसके पति ने बताया कि देखो तुम्हारा कितना बड़ा सोच है, तुम धन नहीं चाहती है, तुम पति से प्रेम चाह रही है ना? तुम चाह रही है कि भाई हम धन दौलत से अमर हम थोड़े हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं का कंडीशन वैदिक काल में खराब था। हाँ, ऋग्वेद काल में महिलाओं का कंडीशन अच्छा था उत्तर वैदिक काल के अपेक्षा। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। तो एग्जाम में यदि इस तरह के प्रश्न आए ना तो आपको बांट के देखना है, ठीक है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी, ऋग्वेद काल में कैसा था, उत्तर वैदिक काल में कैसा था, मौर्य काल में कैसा था, फिर मौर्योत्तर काल में कैसा था, गुप्त काल में कैसा था। तो इस टाइप का बांट करके आप लोग को क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है।